वास्तु पुरुष मंडल को कंप्लीटली समझते हैं, उसके अंदर 45 पदार्थ बनते हैं, 45 देवी देवता बनते हैं और ये 45 के 45 नक्षत्रास के साथ जुड़े हुए हैं और नक्षत्रास के अपने रोल हैं। तो हर एक एनर्जी फील्ड जो नक्षत्रास के साथ जुड़ी है वो एक ग्रह को दर्शाती है और इसलिए कहा जाता है कि हर तत्व में हर तत्व विद्यमान है। तो अननेसेसरली घर के अंदर किसी भी चीज़ को ना छेड़ें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको नैऋत्य कोण वास्तु के अंदर बोला जाता है, अगर इसका फ्लोर लेवल डाउन होगा तो भी फाइनेंशियल क्रंच जरूर आएगा। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर क्लटर रखा है या आपका स्टोरेज वहाँ पर है तो भी फाइनेंशियल क्रंच आएगा। तो 7 विबग्योर के कलर, 7 प्लैनेट्स, IR और UV क्या हो गए, राहु और केतु। तो यानी कि सूर्य नारायण के अंदर की सभी ऊर्जाएं, वो जो 7 प्लैनेट्स के स्वरूप में, 7 घोड़ों के स्वरूप में आपको दिखाई जाती हैं, वो 7 हॉर्सेस का चित्र है जो लगाया जाता है। ओके। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो जम्मू से हैं और वास्तुशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं। तो वेलकम साहिल जी। धन्यवाद। वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, लाइक कि कुछ आइडल्स हैं, एलिफेंट, टॉर्टोइज, ये सब का मतलब कई लोग मानते नहीं हैं और कई लोग बहुत मानते हैं। तो कुछ रिंग पहनते हैं, कोई कछुआ वाली, तो ये हाउ लाइक इनका क्या इफेक्ट है आपकी लाइफ पर? सिंबॉलिक साइंसेस हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि हमारा अवचेतन चित्रों और प्रतीकों की भाषा समझता है। कछुआ सिंबॉलिकली एक मैसेज देता है, शेर अगर लगाते हैं सिंबॉलिकली एक मैसेज देता है। आप अगर ट्रिनिटी वास्तु की ऑफिशियल साइट पे जाकर देखेंगे, जब मैं क्लास के अंदर लेक्चर देता हूँ तो मेरे टेबल के ऊपर हमेशा एक जैगुआर रहता है। वो जैगुआर एक मैसेज देता है। तो सिंबॉलिक साइंसेज में एनिमल किंगडम को भी यूज में लाया जाता है। एनिमल किंगडम में हर एक एनिमल की अपनी एक प्रवृत्ति है, जिसमें से आपने अगर कछुए की बात की तो कछुआ किस लिए जाना जाता है? कछुआ एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जिसकी उम्र 300 से 400 साल तक जाती है। और वो क्यों जाती है? क्योंकि उसकी श्वास की जो गति है वो कितनी होती है? 3 से 4 बार। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा बार लेता है और एक डॉग उससे भी ज़्यादा बार लेता है। तो हिंदू मैथोलॉजी ये नहीं बताती कि आपकी उम्र कितनी है, वो बताती है कि आपकी श्वासें कितनी हैं। और जो व्यक्ति एंग्जाइटी के इश्यू का शिकार होता है उसको कछुआ जो है बेस्ट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी में आते ही आपकी श्वासें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जब कछुआ लगाते हैं तो वो सबकॉन्शियस पे क्या मैसेज आता है कि सेटल डाउन हो जाओ। तो श्वासें जो है वो सेटल डाउन होना शुरू होती हैं। तो इस कारण से एनिमल किंगडम के अंदर भी हर एक चित्र का उपयोग, हर एक प्रतिमा का उपयोग, हर एक चित्र का उपयोग बहुत खूबसूरती से किया जाता है, जिसको हम स्पेसिफिकली जब हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 3 तरह की रेमेडीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। वन इज़ 2D प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने चित्रों की पहले बात करी, यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसको हम चित्र कह रहे हैं। सेकेंड वन इज़ 3D, थर्ड डायमेंशनल, यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसे हम कछुए की बात कर रहे हैं, बट वो एक चित्र नहीं है, एक स्टैचू के रूप में आपके सामने है। और थर्ड वन इज 4th डायमेंशन, जिसको हम टाइम कहते हैं, समय का भी इस्तेमाल करना। तो हर एक एनिमल किंगडम में हर एक एनिमल का भी अपना एक रोल है एज पर द डिजायर्ड रिजल्ट। किसको हाथी जैसा बनाना है उसके लिए हाथी काम करेगा, जो काम नहीं करता उसके घर में घोड़े काम करते हैं। हाँ, वो 7 हॉर्सेस की फोटोज भी लोग लगाते हैं अपने, वाइट हॉर्सेस का, उसका भी कुछ लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। हॉर्सेस को जनरली हम क्यों देखते हैं? हॉर्सेस को देखा जाता है हॉर्स पावर के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। और 7 हॉर्सेस जो हैं एक्चुअल में सूर्य नारायण के घोड़ों को बोला गया। सूर्य नारायण के कौन से घोड़े हैं? जो विबग्योर के 7 रंग हैं वो 7 घोड़े हैं, जिसके अंदर IR और UV रेज जो बनती हैं वो राहु केतु की बनती हैं। तो 7 विबग्योर के कलर, 7 प्लैनेट्स, IR और UV क्या हो गए, राहु और केतु। तो यानी कि सूर्य नारायण के अंदर की सभी ऊर्जाएं, वो जो 7 प्लैनेट्स के स्वरूप में, 7 घोड़ों के स्वरूप में आपको दिखाई जाती हैं, वो 7 हॉर्सेस का चित्र है जो लगाया जाता है। ओके। तो अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आपसे बात करते करते आ रहा है कि लोग अपने जो एंसेस्टर्स की फोटोज भी लगाते हैं घर में, ठीक है? तो कई लोग मंदिर में भी लगाते हैं उनको, कई देखे हैं मैंने। तो क्या मंदिर में वो फोटो लगाई जा सकती है उनकी? देखिए, ये एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इस विषय में हर एक व्यक्ति का, मैंने कहा कि एक व्यक्तिगत मत हो सकता है। पर आइडली देवी देवताओं का स्थान जो है वो अलग होता है, पितरों का स्थान अलग होता है। 3 ऐसे स्थान हैं जिसको कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते। ना ही आपके पितरों का कोई मैच है, ना ही आपके गुरुओं का कोई मैच है, ना ही आपके देवी देवताओं का कोई मैच है। तो अगर एक घर के अंदर कई बार लोगों ने लगाया होता है, मैं ये फिर से यही कहूँगा कि एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बट अगर मुझसे पूछे तो आइडली सबके स्थान जो है वो अलग अलग होते हैं।
तो इनका क्या स्थान है पितरों का? पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए जो वास्तुशास्त्र में जो है वो 45 शक्तियां बनती हैं, जिसको वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। इसमें आइडल 3 स्पॉट्स ऐसे बनते हैं जो बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये आपके डीएनए को, आपके एंसेस्टर्स आपके डीएनए को बताते हैं। इसके लिए एक्चुअल एक स्थान बनता है साउथ वेस्ट की ओर, जिसको पितृ की एनर्जी फील्ड कहा जाता है, वहां पे लगाया जाता है। ईस्टर्न डायरेक्शन में जहां पे सूर्य का स्थान बनता है, सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य पिता का स्वरूप है, जिनके कारण से आपका अस्तित्व है, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाया जाता है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक डिवीजन है जहां मुखिया नाम की शक्ति बनती है। तो मुखिया मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग रहे, सबसे बड़े रहे। तो ये 3 आइडल स्पॉट्स हैं। बाकी पितरों का स्थान है, आप कहीं पे भी, इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आते रहें, तो अपने पितरों का हमेशा आशीर्वाद जो है वो लेते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम YouTube देखते हैं तब वहाँ डराते हैं लोग, और जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो बड़ा ही काम फीलिंग हो जाती है कि यार इतनी भी गलतियां नहीं कर रहे हैं हम लोग लाइफ में। देखिए, गलतियां हर एक की जिंदगी में होती हैं, बट क्या आप अपनी लाइफ को जी रहे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको एग्जिस्टेंस के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा कि ये प्रॉब्लम्स इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जो दे दी जाती हैं, वो एक व्यक्ति अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेता है और वहां से फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो सुन भी किस चीज को रहा है। राहु क्या है? भटकाव है, वो नेगेटिव चीज को पहले सुनेगा। आप अगर YouTube में भी जाओगे ना, सबसे ज्यादा वो चीजें खोली जाएंगी, ओपन होंगी कि ये कर दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, वो खोली जाएंगी। ये कर दोगे तो आप जीवन में सफल होगे, वो टाइटल नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि राहु किसको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप बर्बाद हो जाओगे। तो आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या महसूस करना है, चॉइस जो है ईश्वर ने हमें दे करके भेजी, जिसको अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र के अंदर समझाते रह गए कि, और अर्जुन क्या करते हैं, ना युद्ध से गोविंदम, ना युद्ध से गोविंदम। सो एक व्यक्ति की निजी जिंदगी है, परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें समझ बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस विवेक से समझें कि अगर किसी ने कह दिया कि आपके इस घर के अंदर इस स्थान पे इम्बैलेंस है, तो लाइफ के अंदर मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले क्या हमने उसके ऊपर मनन किया? क्या हमने ये सोचा कि ये पॉसिबिलिटीज तो हजारों घरों के अंदर होगी, क्या सबको वो प्रॉब्लम हो गई? तो क्या आपने अपने विवेक से काम लिया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपका कहने का मतलब ये है, या मुझे जो समझ आ रहा है कि आई थिंक 70-80% लोग राहु से ही पीड़ित हैं आज के टाइम पे, जो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है, आपकी चेतना ही जो है वो ज़्यादा जल्दी कैच करती है ना। इसलिए बच्चा जब प्रवेश करता है पृथ्वी पर, सर के बल प्रवेश करता है, यानी कि चेतना पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, और चेतना के कारण से ही, अब जिसने चेतना पीछे छोड़ दी वो तो भगवान महावीर और बुद्ध हो गए, और जिसने चेतना अपनी पृथ्वी पर अटकाई रखी वही पृथ्वी के इस भूलोक के सुख के अंदर उलझा हुआ रह गया। और उसी सुख को पाने के लिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है? यूट्यूब देख रहा है, इंस्टा देख रहा है, और ये सब चीज़ें देख रहा है। तो वास्तुशास्त्र में कुछ अगर जैसे किसी को ये लगे कि हमारे घर में कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या वास्तुशास्त्र के कुछ तरीकों से हम उस एनर्जी को भी हटा सकते हैं? और मैं ये कहूँ, हम कोई इविल एनर्जीज को अपने घर से निकाल सकते हैं वास्तुशास्त्र की हेल्प लेकर? इसको ह्यूमन बॉडी पे अगर समझेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर रोग आता है तो सबसे पहले क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर हिलता है। बुखार जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर आ गया, बुखार हो गया, तो इसका मतलब फॉरेन बॉडी जब भी कोई आती है तो क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। तो घर के अंदर अगर तत्वास को देखते हैं, तो घर के अंदर अगर अग्नि तत्व इंटैक्ट है तो आपके घर के अंदर कोई बाहरी नज़र या बाहरी किसी का करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। घर के अंदर अग्नि तत्व की इतनी महत्वता है, जिसको हम अग्नि एकोन साउथ ईस्ट और साउथ कहते हैं। यहाँ पर जब भी इम्बैलेंस आता है, उस घर के अंदर हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, लोगों को ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया या कुछ हो गया। तो आप अगर इंटरनली स्ट्रांग है, इंटरनली वज्र की तरह है, यानी कि हनुमान जी की तरह है, तो आपको आउटर फोर्सेस को तंग नहीं करती। तो ये हम कैसे अपने लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, बेसिक चीज़ें, बेसिक नियम जो एक आम लिसनर को जो ध्यान में रखना है, घर के मध्य में जाकर के, सेंटर में खड़े होकर के, हर एक मोबाइल में आज कंपास रहती है, आप वो उसको खोल करके अपने घर का मोटा मोटा ये देख लीजिए कि अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो कहाँ आ रही है। उस दिशा के अंदर स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा जल का साधन, एक्चुअल में अगर आपने वहाँ पानी स्टोर कर रखा है तो वो उचित नहीं माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि अग्नि और जल का संबंध क्या है कि जब भी जल और अग्नि मिलेंगी तो जल को हानि हो, अग्नि को हानि होगी। तो इस कारण से वहाँ पर एक्चुअल में जल का सोर्स अगर है तो उसको ट्रीट कराना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और
वहाँ पर जल का और सोर्स किसको देखा जाता है, जैसे कि नीला रंग काला रंग जो है वो जल का प्रतीक ही माना जाता है, अगर वो भी वहाँ पे आता है तो भी ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बस इतना सा है कि अगर नीला काला रंग है तो उसको अगर हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रांग फील करना शुरू करते हैं, और अगर जल का सोर्स है तो उसको फिर किसी एक एक्सपर्ट के माध्यम से उसको ट्रीट करना अनिवार्य है। मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर पे पानी का फ्लो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, इसलिए अग्नि में जब भी पानी आएगा तो अग्नि मध्यम होगी, अग्नि यानी कि कमजोर होगी। अग्नि कमजोर हुई तो मतलब प्रोटेक्शन लेयर कमजोर हुई। तो इसका सिम्टम मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप बुखार के टेम्परेचर के रूप में देख सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हुआ, जिसके कारण से वायरस ने आपके ऊपर जो है प्रभाव डाल दिया। तो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में क्रिस्टल्स का भी रोल रहता है? क्रिस्टल्स भी आप यूज करते हैं? हाँ, क्रिस्टल्स थेरेपी एक डिफरेंट थेरेपी है, जहाँ पर अलग अलग तरह के, जैसे हम रत्न और उपरत्न कहते हैं और क्रिस्टल्स को भी यूज करते हैं। ये वास्तुशास्त्र में रत्नोदय एक थेरेपी रहती है, जहाँ ज़मीन के अंदर एनर्जीज को एलिवेट करने के लिए ज़मीन के अंदर क्रिस्टल्स को, रत्नों को जो है वो डिक किया जाता है। यहाँ तक कि क्रिस्टल्स को हम एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ब्रेसलेट्स के स्वरूप में, लॉकेट्स के स्वरूप में, रिंग्स के स्वरूप में जो है वो भी धारण करते हैं, वैसा रहता है। अच्छा, तो कोई ऐसा तरीका वास्तुशास्त्र में है जो घर से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को एकदम ही गायब कर दे? देखिए, लाइफ के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर ज़िंदगी के अंदर आपको ये समझते आ रही है कि आपके अंदर पीड़ा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ की है, तो वास्तु के कुछ नियमों को ये फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। पहला, साउथ ईस्ट में मैंने क्या कहा, अगर जल होगा तो आपके घर में फाइनेंशियल क्रंच जो है वो रहेगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको नैऋत्य कोण वास्तु के अंदर बोला जाता है, अगर इसका फ्लोर लेवल डाउन होगा तो भी फाइनेंशियल क्रंच ज़रूर आएगा। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर क्लटर रखा है या आपका स्टोरेज वहाँ पर है तो भी फाइनेंशियल क्रंच आएगा। बट मैंने क्या बताया, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। जिस तरह से हम डेट को भी जब डिस्कस कर रहे थे, हम बोल रहे थे मूलांक 2 वाला ऐसा है, बट 2 के अंदर की जो इंटरलिंकिंग है वो समझनी जरूरी है। प्राइम ये 3 डिविजन्स हैं, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। जिस भी घर के अंदर यहाँ पर इम्बैलेंसेस होंगे, उन घरों के अंदर पैसे को लेकर के फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो बनी हुई रहती है। यहाँ तक कि नैऋत्य कोण वास्तुशास्त्र में एक इतनी इंपॉर्टेंट डिवीजन बोली गई कि जिस घर के अंदर ये डिवीजन के अंदर इम्बैलेंस है, उस व्यक्ति की जिंदगी की हर तरह की स्थिरता जो है वो हिली हुई रहती है। यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहेगा, हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी, रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए ये स्थान पितरों का भी है, यानी कि पितरास की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ जुड़ी रहें, ये भी इसको देखा जाता है। जिसको कुंडली के अंदर हम पितृदोष भी कहते हैं, वो भी इस दिशा के इम्बैलेंस से देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो ठीक है, कंडीशन बन गई। ये तब इम्पैक्ट करेगी जबकि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये आपकी कुछ यस, एब्सोल्युटली, ये एक थंब रूल है, इसलिए मान के चलिए। अक्सर कुछ वास्तु की कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण से लोग क्या करते हैं, जैसे कि नॉर्थ में लाल रंग नहीं होना चाहिए, हम भी ये बोल रहे हैं नॉर्थ में लाल रंग अवॉइड करना है, बट वो किन कंडीशंस पे करना है, पहले उस कंडीशंस को गौर करना समझ लीजिए। आपके घर में अगर नॉर्थ में लाल है तो ज़बरदस्ती उसको हटाइए मत, बिकॉज जब हम वास्तु पुरुष मंडल को कंप्लीटली समझते हैं, उसके अंदर 45 पदार्थ बनते हैं, 45 देवी देवता बनते हैं, और ये 45 के 45 नक्षत्रास के साथ जुड़े हुए हैं, और नक्षत्रास के अपने रोल हैं। तो हर एक एनर्जी फील्ड जो नक्षत्रास के साथ जुड़ी है वो एक ग्रह को दर्शाती है, और इसलिए कहा जाता है कि हर तत्व में हर तत्व विद्यमान है। तो अननेसेसरली घर के अंदर किसी भी चीज़ को ना छेड़ें। अगर ये इम्बैलेंस हैं और उस परिवार के अंदर 2 भाई रहते हैं, एक को प्रॉब्लम आएगी दूसरे को नहीं आएगी। एक फाइनेंशियली ठीक है, दूसरे को दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली उसको जो है सपोर्ट नहीं मिल रही। ओके, तो अगर हल्का सा भी वहाँ पे कमजोर होगा तो फिर वास्तुशास्त्र अपना इम्पैक्ट डालेगा। प्लैनेट्स आपकी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने घर को प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने एनवायरनमेंट को करेक्ट करते हैं या इनकरेक्ट कर देते हैं। ये कैसे होता है? एज पर प्लानिटरी पोजीशंस होता है। ओके, कई बार ऐसे घर भी देखे हैं मैंने जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज तो आया, बट बाकी उनका जो लाइफ का एस्पेक्ट था ना वो बहुत अच्छा था, वो खुश भी रहते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट उसके बावजूद उन्हें प्रॉब्लम नहीं लग रही है, इवन उनकी फैमिली भी ग्रो कर रही है और वो हैप्पी भी हैं, फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ में हर फैक्टर एक साथ डिस्टर्ब हो ये जरूरी नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि कोई भी प्लैनेट, ज्योतिष के अंदर क्या कह दिया जाता है कि कोई ग्रह बड़ा अच्छा है, कोई ग्रह बड़ा खराब है। जैसे राहु को बाय डिफॉल्ट खराब कैटेगरी में डाल दिया, शनि को अभी 8 नंबर को बाय डिफॉल्ट खराब कैटेगरी में। ये खराब और सही की डेफिनेशंस डिफरेंट है। एक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट भी देगा और एक खराब भी देगा। ठीक वैसे ही घर के अंदर हर एक दिशा, वही दिशा अच्छे रिजल्ट भी देगी, वही खराब भी देगी। तो
तो इसलिए जब हम प्लैनेट्स को भी एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो ये देखते हैं कि कितना परसेंट ये फेवरेबल है और कितना परसेंट फेवर में नहीं है। Okay. तो इसका मतलब कोई भी चीज को आप अच्छा ही अच्छा साबित नहीं कर सकते और किसी चीज को गलत और गलत नहीं बोल सकते। yes. तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनका डिटेल्स नहीं है, मतलब कई लोग, आज तो खैर सबको पता है कि कब पैदा हुए थे, क्या टाइम था, बट कुछ लोग आज भी नहीं जानते होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो उनको भी वो भी प्रेडिक्शन हो सकती है उनके लिए? 100% होती है। 2 मेथड्स हैं, इसलिए जब आपको सुन करके बड़ा हैरानगी लगेगी, जब न्यूमरोलॉजी का स्पेसिफिकली सेशन होते हैं ना, तो लोग शुरू करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सुना है डेट ऑफ बर्थ ये है ये है ये करके। मैं उनको पहले दिन तो बोलता हूँ आज शुरुआत तो हम डेट ऑफ बर्थ से कर रहे हैं, बट जब कंक्लूड करेंगे तो वहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। ओके। लास्ट डे तक आप यहाँ पहुंच जाते हो कि सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स के आधार पर चीज़ों को देख करके उसके आउटकम्स दिए जाते हैं। अच्छा। पुराने जो वैद्य थे कहते थे नव्स को पढ़ना जानते थे, तो अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं तो आपको नव्स पढ़ते जो है वो आने चाहिए, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो है वो जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड रहता है जिसको हम ज्योतिष के अंदर या अंक शास्त्र के अंदर भी कहते हैं प्रश्ना, यानी कि एक प्रश्न का जिस वक्त जन्म होता है उस प्रश्न के अकॉर्डिंगली ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को देखा जाता है। अच्छा, मैंने आपसे कुछ सवाल करा और आप उस सवाल का टाइम का जिस समय आपके मन में, एक बच्चे ने जन्म लिया जब, उस वक्त भी तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कहीं थे। इस वक्त अगर आपके मन के अंदर एक जन्म हुआ प्रश्न का, तो उस वक्त प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत दिल से धन्यवाद सबका।